राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई ओंकार चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, आज मैंने सुबह आपका वीडियो देखा जो आपने राहुल गांधी के व्यवहार और उनका जो मतलब दंभपूर्ण जो उन्होंने व्यवहार किया संसद में, जो वो बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यक्रम में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस प्रकार वो सोफे पे बैठे हुए थे और जिस तरीके से उन्होंने रेखा चौधरी को इग्नोर किया, या जब पीयूष जी आए और वो उनके सम्मान में खड़े तक नहीं हुए, या जो सामान्य शिष्टाचार एक सामाजिक व्यक्ति को निभाना चाहिए, तो सर मैंने उसमें एक चीज नोट की कि क्या राहुल गांधी बहुत ज्यादा नर्वस हैं, डरे हुए हैं? आखिर ऐसा व्यवहार जो सामान्य शिष्टाचार से बिल्कुल विपरीत है, और राहुल गांधी मतलब ही इज लीडर ऑफ अपोजिशन, और संसद भवन में एक कार्यक्रम हो रहा है और कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम में आप आए हुए हैं और आप जो सामाजिक जीवन का सामान्य शिष्टाचार है उसका भी अगर पालन नहीं कर रहे हैं, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ परेशान हैं, कुछ डरे हुए हैं, कुछ कंफ्यूज्ड हैं, या वो फिजिकली मात्र प्रेजेंट थे उस कार्यक्रम में, मेंटली कहीं और खोए हुए थे, बिजी थे। आखिर क्या परेशानी क्या है सर राहुल को? आपको क्या लग रहा है, डर क्या है जी? बाबा जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा कोटि कोटि अभिनंदन, नमस्कार। देखिए, बात ये है कि एक तो हमें राहुल गांधी के परिवार की पृष्ठभूमि दिमाग में रखनी चाहिए जब हम राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं। मतलब इनके परनाना प्रधानमंत्री करीब 17 साल तक, इनकी दादी वो करीब 15 साल तक प्रधानमंत्री, इनके पिता वो करीब 5 साल तक प्रधानमंत्री, और एक दंभ है, एक घमंड है कि हमारे अपने परिवार के ही करीब करीब 36-37 साल तक प्रधानमंत्री रहे, और हमारे बनाए हुए चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, या इनके समर्थन से चलने वाली संयुक्त मोर्चा सरकार हो, जिसमें देवगौड़ा की सरकार भी थी और बाद में आई के गुजराल की सरकार भी थी, तो इनको लगता है कि हम तो शाही खानदान से मतलब हैं। चौधरी चरण सिंह जैसे वरिष्ठ लोग या चंद्रशेखर जैसे लोग भी इनके रहमो करम से हैं सत्ता में, जब जो भी तक, थोड़े दिन रहे, शायद वो भी हाँ, घमंड होगा। जब तक सत्ता में रहे तब तक इन्हीं के रहमो करम पर थे और इन्होंने ही सरकार गिराई। और गुजराल साहब की सरकार भी चचा केसरी ने इस गलत फहमी में गिराई थी कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। वो तो खैर इतिहास की बात है, लेकिन मैं मोटे तौर पर यह कह रहा हूं कि जब हम राहुल गांधी की इन हरकतों को, इन जेस्चर को, और जो भी वो करते हैं, जिस तरीके से बैठते हैं, जिस तरीके से व्यवहार और आचरण करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि वो किस खानदान से आते हैं और उनके दिमाग में एक्चुअल में क्या क्या चीजें घुसी हुई हैं। तो एक तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सब एक ऐसे खानदान से हैं जहां 3-3 प्रधानमंत्री और तीनों ही भारत रत्न भी। दूसरी बात यह है कि इस परिवार को यह खुशफहमी या गलतफहमी है कि राज करने का अधिकार तो केवल हमें और हमें है, और तो किसी को है नहीं। या तो हमारे रहमो कर्म पर कोई प्रधानमंत्री रहे, या फिर हम रहे प्रधानमंत्री। ये चाय वाला कहां से आ गया, और ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पब्लिक इसको हटाने का नाम ही नहीं ले रही है। आप क्या समझते हैं बाबा जी, 3-3 बार इस देश की जनता किसी दम्भी परिवार को ठुकरा दे, रिजेक्ट कर दे,
इनके नेतृत्व को, इनकी लीडरशिप को मानने से, स्वीकार करने से ही इनकार कर दे, लेजिटिमेसी देने को ही तैयार ना हो, और कुल मिलाकर के 3 लोकसभा चुनाव ही नहीं हारी है कांग्रेस इनके नेतृत्व में, 90 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव भी हार चुकी है, जिनमें से कुछ राज्यों में तो 3-3 बार हारी है इनके नेतृत्व में पार्टी, और कुछ राज्यों में 2 बार हार चुकी है। और आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, एक वीडियो मेरे सामने है, मैं दर्शकों को वो दिखाना चाहता हूं, इनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की रहती है, ये सुनिए। ये क्या है? आपको जमीन पे कुछ करना नहीं है, आपको संगठन खड़ा करना नहीं है। आपको याद होगा जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी तीसरी बार भी हारी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी हारने के बाद, उन्होंने कहा था कि पिछले 10 साल से तो हरियाणा में संगठन ही नहीं है, यानी प्रदेश अध्यक्ष तो बदले जाते रहे, अशोक तंवर गए तो शैलजा आ गई, शैलजा गए तो वो चौधरी कौन से हैं पलवल वाले, हाँ वो आ गए, लेकिन चौधरी उदयभान जी, उदयभान जी, तो जी 3-3 दलित को आपने अध्यक्ष बना दिया, लेकिन जिलों में संगठन खड़ा नहीं किया, प्रदेश की कार्यकारिणी तक नहीं बदली गई। और अभी देख लीजिए ना, रिजल्ट आए हुए 8 अक्टूबर को शायद रिजल्ट आ गया था हरियाणा का, जी अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा ये तय नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। तो ये लोग, जो अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, जो नाकामी है, जो रिजेक्ट किए जा रहे हैं लगातार एज ए लीडर, और केवल एज लीडर नहीं, इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो सोच है, इनका जो आचरण है, और इनकी उम्र में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र में 20 साल का अंतर है। वो जमीन से काम करते हुए, संघर्ष करते हुए, संघ में एक प्रचारक के तौर पर भी, भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन सचिव के नाते भी, 13 साढ़े 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के नाते भी बहुत एक्सपीरियंस्ड नेता हैं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की जो एक छवि बन गई थी 2009 का चुनाव हारने के बाद से लूजर की, उसको विनिंग ट्रैक पर ला करके रख दिया है। और अब चुनाव दर चुनाव ऐसी रणनीतियां बनती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य में एक रणनीति बनाई तो दूसरे राज्य में भी उसी रणनीति को अप्लाई किया हो। हर राज्य के लिए अलग तरीके से ये नीतियां बनाते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। और राहुल गांधी क्या करते हैं? विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी 15 दिन के लिए, कभी 21 दिन के लिए, कभी 1.5 महीने के लिए। जब चुनाव होते हैं या जब सेशन होने वाला हो, आपने कहा कि ये नेता प्रतिपक्ष भी हैं अब तो नेता प्रतिपक्ष की क्या गरिमा और मर्यादाएं रही हैं, और कितना वो काम करते हैं, मुद्दों पर कितना रिसर्च वर्क कराते हैं और करते हैं, ये अतीत के लीडर ऑफ अपोजिशन जो पार्लियामेंट में अब तक रहे हैं, जरा उन्हीं को देख लेते, उन्हीं के भाषण निकलवा करके देख लेते। लाइब्रेरी में सब भाषण है, अब तो वीडियो बनती हैं तो वीडियो भी है, वो सुन लेते, तो इनको पता लग जाता कि लीडर ऑफ अपोजिशन किस चीज के लिए होता है। सेकंड थिंग में मेरा मानना ये है कि साहब, अगर आप में काबिलियत नहीं है, अगर आप भारतीयता को नहीं जानते हैं, आप भारत की संस्कृति को नहीं जानते हैं, आप में संस्कार अगर इटली के हैं या विदेशी संस्कृति में आप रचे बसे हैं, अगर आप पार्लियामेंट में भी टी शर्ट डाल करके जाते हैं
और एक अहम बिल जब पास होने वाला होता है तो रात को पहने जाने वाले स्लीपर डाल करके आप पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं। आप जब राष्ट्रपति बोल रही होती हैं तो आप अपने मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं। जब स्पीकर कोई व्यवस्था दे रहा होता है पार्लियामेंट में तो आप मोबाइल में घुसे रहते हैं। आप पार्लियामेंट में ऐसे बैठते हैं जैसे आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। तो मुझे आप ये बताइए, अच्छा, गुलाम सर नबी आजाद, जब ये पार्लियामेंट के अंदर अपनी बहन के गाल जब ये सहला रहे थे और चिकोटी काट रहे थे या उनको उनसे खिलवाड़ लड़ा रहे थे, सर ये उस व्यवहार को संसद के अंदर, जबकि पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो ये बचकाना व्यवहार। और पीयूष गोयल के सम्मान में या रेखा गुप्ता को एक्नॉलेज न करना, ये दोनों व्यवहार आपको नर्वसनेस नहीं आपको लगती कि इस व्यक्ति के जो चरित्र में या इसकी टोटल जो पर्सनालिटी है, ही लैक्स इन कॉन्फिडेंस, बिल्कुल आत्मविश्वास नाम की चीज ही नहीं है। देखिए इतनी विफलताएं, इतने रिजेक्शन के बाद कोई भी आदमी हिल जाता है। अच्छा, हिला हुआ तो है ये आदमी, लेकिन शो करना नहीं चाहता। वो जो एक गुरूर है ना परिवार का, खानदान का, 3-3 प्रधानमंत्री वाला, अरे हम तो तय करते रहे हैं कि गवर्नर कौन होगा, हम तो तय करते रहे हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, हम तो तय करते रहे हैं कि उपराष्ट्रपति कौन होगा, केंद्रीय कैबिनेट में कौन कौन चेहरे होंगे, या राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो हम तय करते हैं, हमारा खानदान तय करता है, हमारी मम्मी तय करती रही है। तो ये जो दंभ है, ये जो घमंड है, ये जो अहंकार है, इससे मुक्ति पाने के लिए आपको रूट्स में देखना पड़ता है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं अपने प्रोग्राम में अक्सर। ये जितने भी लोग हैं ना, अखिलेश यादव हुए, तेजस्वी यादव हुए, राहुल गांधी हुए, सुप्रिया सुले हुई, जितने भी ये अलग अलग वंशों की नई पीढ़ी है, इनको मैं कहता हूं ये सब गमलों में उगे हुए पौधे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वट वृक्ष हैं साहब। उनकी जड़ें जमीन में कितनी अंदर गहराई तक हैं, और गमलों में उगे हुए पौधों की जड़ें कितनी गहराई तक होती हैं? 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, ये 3 इंच ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो होती नहीं है। तो गमलों में उगे हुए पौधों और जमीन में जिनकी जड़ें धसी हुई हों, उन वट वृक्ष में जमीन आसमान का अंतर होता है। मोदी और अमित शाह कामयाब क्यों हैं? ये उनके आचरण से, उनके व्यवहार से। अभी आपके कैथल का एक नौजवान है, 14 साल से जूते नहीं पहन रहा था, और प्रधानमंत्री को जब पता लगा तो उन्होंने जूते मंगवाए, उसको बुलवाया, अपने हाथ से उसको जूते पहनवाए। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो भगवान राम मंदिर का निर्माण होता है या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनता है तो उसमें जिन्होंने अपना पसीना बहाया है, खून जी जी। बहाया है, उन जो कर्मचारी हैं, वो ये नहीं देखते कि इनमें दलित कौन है, पिछड़ा कौन है, अति पिछड़ा कौन है, सवर्ण कौन है, कौन नहीं है। जिसका भी कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र निर्माण में, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, उनके या साथ नहीं नहीं बैठते हैं। सर, वो कुंभ में सफाई कर्मियों के पैर धोना, तो मेरा मतलब एक कहना तरफ ये से है विनम्रता कि की ये मिसाल। तो अगर आप सीखना चाहें, जी। इनको तो ये है ना कि हम तो सब हाँ। कुछ सीखे हुए हैं, हम तो सर्वज्ञ हैं, हमें किसी से सीखने की क्या जरूरत है? हम तो राज करने वाले लोग हैं, राज परिवार से लोग हैं, हम थोड़ा सीखेंगे। ये कौन होते हैं हमें सिखाने वाले?
सीखने वाला तो सड़क पर चलते हुए किसी एक रिक्शे वाले से भी सीख सकता है, एक रेहड़ी वाले से, एक नाई से भी सीख सकता था। वैसे तो ड्रामे करेंगे, तस्वीरें उतरवाएंगे, कभी कुली के पास जाएंगे, उनका बैग उठा लेंगे जिसमें व्हील लगे हुए हैं, कभी ये धान के खेत में जाकर के रोपाई करने का ड्रामा करेंगे, माइक यहाँ ठूस करके, कभी लोको पायलट के पास चले जाएंगे, कभी बाइक मैकेनिक के पास चले जाएंगे, कभी ट्रक ड्राइवर के बराबर में बैठकर वीडियोग्राफी कराएंगे। लेकिन हकीकत जमीन की क्या है, भारत के संस्कार क्या है, जो घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं ना, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था कि दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इन्होंने अवॉइड किया, नजरअंदाज किया, वो हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रही है, अभिवादन कर रही हैं और ये सीधे निकल रहे हैं। फिर जब वो सोफे पर उन्हीं के बराबर में जाकर के उनको बैठना पड़ा तो वहां उन्होंने फिर नमस्कार किया, तब इन्होंने थोड़ा अभिवादन स्वीकार किया। और जब पीयूष गोयल आए, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, और इनके पिताजी वेद प्रकाश जी, वो वेद प्रकाश गोयल जी, वो भी मंत्री रहे केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में, जगाधरी के रहने वाला परिवार है। उनके आने पर आप हाय हेलो भी नहीं कर रहे हैं, उठने की तो बात छोड़ दीजिए। तो इससे ये पता चलता है, जो आप कह रहे हैं कि एक तो फ्रस्ट्रेशन है, हिले हुए हैं अंदर से बुरी तरीके से, और जब ये देखते हैं, जब इनके सामने ऐसे चेहरे पड़ते हैं जो लगातार जीत भी रहे हैं, लगातार कामयाब भी हैं, अपने मंत्रालयों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जिस दिन से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, जिस दिन से शपथ ग्रहण किया है, उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्रियों को कैसे काम करना चाहिए। इनके मुख्यमंत्री कहीं दिखाई देते हैं क्या पब्लिक के बीच में? रेखा गुप्ता पब्लिक के बीच में दिखाई दे रही है, उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो जनता के बीच में दिखाई दे रही है। तो एक बड़ा अंतर है, जो कार्य संस्कृति होती है, जो आचरण होता है, जो व्यवहार होता है, और जो एक सीखने की प्रवृत्ति होती है। नंबर 3, दूसरों को सम्मान कैसे दिया जाता है, ये रेखा गुप्ता ने बताया। जब राहुल गांधी सामने पड़े, इनको भी नमस्कार किया, ये जानते बूझते हुए भी कि ये रोज मेरे नेता को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली बकता है। ये वो सोनिया गांधी के सामने पड़ी, उनको भी नमस्कार किया, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने पड़ी, उनको भी नमस्कार किया। पीयूष गोयल आए तो वो अपनी जगह से खड़ी हो गई, खड़ी होकर के उनके लिए जगह बनाई सोफे पर और हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन, अभिनंदन किया। ये होते हैं व्यवहार, ये होता है आचरण, और ये है हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार, जिनका इन लोगों से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। आपको याद नहीं है बाबा जी, जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक खुलासा किया था जी कि जी जब जी, मैं राहुल गांधी से मिलने के याद ही लिए कर गया रहा था। था, जब मैं जी जी राहुल जी गांधी से मिलने के लिए गया तो हमें ड्राइंग रूम में नहीं बैठाया गया, बाहर लॉन में कुछ कुर्सियां डाल दी गई और अलग अलग राज्यों की कुछ लीडरशिप थी कांग्रेस की, वो बैठी हुई थी, और राहुल गांधी अपने पिद्दी के साथ आए और जो बिस्कुट हमारे लिए प्लेट में रखे थे उसी में से उठा करके पिद्दी को खिला रहे थे। तो मैंने तो उसी समय फैसला कर लिया था कि मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, और मैं उनको अपने राज्य की रिपोर्ट देता रहा, और वो वो कुत्ते के साथ तो खेलते रहे। उन्होंने कहा वो कुत्ते कुत्ते के, के साथ खेलने में ज्यादा व्यस्त थे। जी हाँ, और और आखिर में ये कहा, जब मैंने सारा अपना दुखड़ा रो लिया और सुझाव दे लिए, तो उनका बस 2 शब्द थे, सो व्हाट, यानी कुछ नहीं सुना। और उसके बाद वो उठे और उठ करके सीधे बीजेपी नेताओं के पास चले गए और बीजेपी में जाकर के शामिल हो गए। उनका कहना ये है कि मैं उस समय हैरत में रह गया जब मैंने अमित शाह से मिलने का समय मांगा पहली बार बीजेपी में शामिल होने के बाद, और उन्होंने मुझे सीधे ड्राइंग रूम में बैठाया, अपने साथ चाय पिलाई, ड्राइंग रूम में बैठाया, बहुत तसल्ली से सारी बातें सुनी, उनके जवाब दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी लीडरशिप क्यों कामयाब है,
और ये क्यों विफल है, बस इन 2 घटनाओं से आप अंदाजा लगा लीजिए। गुरुजी, पर मेरा एक सवाल है, राहुल गांधी की जो ये नर्वसनेस है और जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या इसमें आप लेटेस्ट जो ईडी ने इनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और इनके गर्दन के पर जो शिकंजा कस रहा है, और आज अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो रॉबर्ट वाड्रा जो राष्ट्रीय जीजा जी हैं, वो भी आज पूछताछ में शामिल हुए हैं, तो क्या वो लग रहा है राष्ट्रीय वो राष्ट्रीय जीजा जी 2014 से पहले थे, अब जी कांग्रेस के हैं, अब जी कांग्रेस जी तक से। हाँ, तो तो अब अभी रॉबर्ट वाड्रा को अगर नया समन जारी किया है ईडी ने, और अगर नेशनल हेराल्ड की 3 बिल्डिंगें, दिल्ली वाली बहादुर शाह जफर मार्ग वाली 5A, एक जी मुंबई में जो बांद्रा ईस्ट में है, और एक लखनऊ में जो है, उन तीनों को अगर जब्त करने की कार्रवाइयां हुई हैं और रजिस्ट्रार को नोटिस इशू हुए हैं कि इनमें जो भी किराएदार है वो सब अब सीधे निदेशक प्रवर्तन निदेशालय के नाम से ही किराया वगैरह भेजेंगे, तो इसका मतलब ये है कि शिकंजा कस दिया गया। अभी तो ये रेवेन्यू की और दूसरी कार्रवाइयां चल रही हैं। अभी जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, जो फोर्जरी हुई है, और इसकी गहराई में अगर जाएं, एजेएल की बात, तो जब जवाहरलाल नेहरू ने इसका गठन किया था तो इसमें करीब 1000 के आसपास शेयर होल्डर थे, और उन शेयर होल्डर्स में स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनके परिजन भी थे, कई और धनी मानी लोग और बहुत चर्चित चेहरे भी इस ट्रस्ट में थे। उन लोगों के साथ भी इन्होंने धोखाधड़ी की है। जो यंग इंडियन बनाई इन्होंने 2010 में, और पहले तो कांग्रेस से उसको 90 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया एजेएल को, जी और फिर एजेएल को दिवालिया घोषित कर दिया गया, अखबार बंद कर दिया गया, और उसके बाद केवल 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की एसेट वाली कंपनी को खरीद लिया गया यंग इंडियन के द्वारा, केवल 50 लाख रुपए में। तो मामला तो बहुत गंभीर है, जिसमें इनको जमानत अल्टीमेटली लेनी पड़ी थी दिसंबर 2015 में, और तब से जमानत पर बाहर ही हैं। तो अभी तो ये दूसरी कार्रवाइयां हो रही हैं, अटैच करने की, जब्त करने की, ये सारी चीजें। आपराधिक मामले में, भ्रष्टाचार में, घोटाले में, फोर्जरी में अभी कार्रवाई होनी है बाबा जी। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जेल जाने का डर भी सता रहा होगा तब, निश्चित रूप से। जितना मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति को जानता हूं, वो खुद गिरफ्तार करके इनको हीरो नहीं बनाएंगे। हमारे देश में ऐसे कई दृष्टांत हैं जब इस तरह की गलतियां की हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों ने। इंदिरा गांधी को जब गिरफ्तार कराया था चौधरी चरण सिंह ने गृह मंत्री रहते हुए, तो मोरारजी भाई ने भी उनको सलाह दी थी कि ऐसा मत करो। कुछ दूसरे लोगों ने भी सलाह दी थी, नहीं माने, उन्होंने गिरफ्तार करा लिया। तो इंदिरा गांधी जब गाड़ी में बैठ रही थी गिरफ्तार होने के बाद, जब अदालत जा रही थी, तो उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि मुझे आप हथकड़ी और लगा दो। अब वो भोले भाले रहे होंगे, उन्होंने हथकड़ी लगा दी। वो जो हथकड़ी लगी हुई तस्वीरें अगले दिन अखबारों में छपी, उसने सारी बाजी पलट कर रख दी। और 1980 में जब फिर से इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी फिर से 300 से ज्यादा सीटों के साथ जी सत्ता में वापस आ गई। तो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर आपने गिरफ्तार कराने की भूल करी इनको, इनके परिवार के लोगों को, तो मामला पलट जाएगा और बैठे बिठाए इनको सहानुभूति मिल जाएगी। हमारे देश में एक संकट है साहब। जी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। हत्या क्यों हुई थी हम आप सब जानते हैं। वहां स्वर्ण मंदिर पर जिस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया गया, तो उसमें अकाल तख्त भी, स्वर्ण मंदिर का बहुत बड़ा हिस्सा भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। और ख़ास तौर से जो रामदासिया
सिख होते हैं वो ज़्यादा सेंटिमेंट उनके हाई होते हैं, तो उनमें से ये जो आपका बेअंत था, ये रामदासिया था। इसके जो रिश्तेदार थे वो भी, उन्होंने सतवंत को भी साध लिया जो नया-नया सिख जट था, और इंदिरा गांधी की हत्या कर दी उनके घर में। जी, तो उसके बाद जो कुछ हुआ था, दिल्ली में भी जो सिखों का कत्लेआम जिस तरीके से हुआ, कानपुर में कुछ घटनाएँ, जमशेदपुर में कुछ घटनाएँ, 3000 से ज़्यादा सिख मारे गए थे। जी, तो कहने का आशय ये है कि इन लोगों के रहते हुए, इन लोगों के समय जो गलतियां हुई हैं, उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ा इन लोगों को। और अभी भी आप अगर देखें तो जो इनकी नीतियां हैं वो तो देश के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह की तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, जिस तरीके से देश को सही ट्रैक पर डालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लांछन लगाते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, क्योंकि उनके रहते हुए ये सत्ता में वापसी कर नहीं पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनके खिलाफ ये पाला खींच करके आज से नहीं लड़ रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लड़ रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री थे बाबा जी, जिनको 9 घंटे तक एसआईटी ने ड्रिल किया जी, था। वो पहले गृह मंत्री रहे होंगे अमित शाह, जिनको गृह मंत्री रहते हुए सीबीआई से गिरफ्तार करवाया गया था। तो ये आज से इनके पीछे नहीं पड़े हुए हैं, और ये जो कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, ये अंजाम तक जाएंगी। अगर गिरफ्तारी भी हुई तो कोर्ट के आदेश पर होंगी। जी, जी, नरेंद्र मोदी जी। नहीं कराएंगे, अमित शाह बिल्कुल नहीं कराएंगे। तो देखते हैं सर कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन तो जब भ्रष्टाचार किया है तो उसके लिए तो जेल जाना ही पड़ेगा, और आज नहीं तो कल न्यायपालिका अपना काम करेगी ही करेगी। तो सर आज की बड़ी सार्थक चर्चा रही, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से राहुल गांधी की नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, उनके व्यवहार, उनकी निराशा, उनके मतलब नकारात्मक व्यक्तित्व, और जो हमारी भारत की जो परंपराएं रही ना सर, एक दूसरे को सम्मान देने की, सीनियर्स के लिए खड़े होकर सम्मान देने की, ये आदमी उन बेसिक भारतीय परंपराओं का भी उल्लंघन करता नजर आता, जबकि उनके सामने तो मोदी जी का बड़ा ज्वलंत एक सीखने के लिए बड़ा अच्छा एक व्यक्तित्व था, कि वो आदमी गांव के गरीब गुरबा, मेहनतकश मजदूर और सफाई कर्मियों तक के पैर धोता है, और वो भी सार्वजनिक रूप से। तो इतने हम्बल व्यक्तित्व के सामने आप इस प्रकार का एरोगेंट बिहेवियर ले रहे हैं, और जनता है तब, ये तो बहुत चालाक है, तो देख रही है, ये तो आपके एक एक स्टेप को वॉच कर रही है और आपका मूल्यांकन कर रही है। तो सर आपने समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जी, बड़ी बहुत सार्थक धन्यवाद चर्चा, मैं याद आपसे करने। दोबारा आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। आज के ज़रूर, लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।